हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम बीपीएससी 131 के फर्स्ट ब्लॉक का फर्स्ट यूनिट कवर करेंगे, जिसका नाम है राजनीति क्या है। और इससे पहले की वीडियोस में हमने बाकी क्वेश्चंस कवर कर लिए, कुछ डेफिनेशन से वो भी कर लिए। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, दोनों पार्ट पहले के, तो वो भी देख लीजिए। इस वीडियो में हम, ये वीडियो का लास्ट पार्ट है और इस वीडियो में हम 4th एंड 5th क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन कवर करेंगे। तो 4th क्वेश्चन है, व्यवहारिक गतिविधि के रूप में राजनीति का वर्णन करें। मतलब व्यवहारिक तौर पर राजनीति में व्यवहारिक तौर पर क्या क्या गतिविधियां होती हैं, उसके बारे में देखेंगे। राजनीति व्यवहारिक गतिविधि के रूप में शोध, चर्चा और मानवीय संसाधनों को दोबारा किस तरह स्थापित किया जाए, इससे जूझ रही है। राजनीति एक ऐसी घटना है जो सभी समूहों, संस्थानों और समाजों में पाई जाती है और निजी और सार्वजनिक जीवन में कटौती करती है। मतलब राजनीति की वही डेफिनेशन आ गई फिर से। राजनीति हर जगह पाई जाती है, संस्थानों में, समाजों में, समूहों में, सब जगह राजनीति पाई जाती है और वो व्यक्ति के अधिकारों में, वो निजी और सार्वजनिक जीवन में कटौती करती है। हम जो राजनीति बनाते हैं उसे व्यक्तियों के अधिकारों में कटौती करके बनाते हैं, ताकि दूसरे व्यक्ति के अधिकारों, स्वतंत्रता या समानता का हनन ना हो, यानी एक व्यक्ति दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन या हस्तक्षेप ना करे। मतलब राजनीति जो बनाई जाती है वो राजनीति जो बनाई जाती है वो व्यक्ति के अधिकारों में कटौती करके बनाई जाती है, ताकि जो दूसरे व्यक्ति हैं उनके अधिकारों का हनन ना हो, उनके अधिकारों में हस्तक्षेप ना हो, उनको ऐसा ना लगे कि हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, उसमें हस्तक्षेप हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो कुछ व्यक्तियों के अधिकारों में कटौती करके ही राजनीति बनाई जाती है। ये समाज के जीवन की उत्पत्ति और पुनरुत्पत्ति में निहित है। राजनीति हमारे जीवन की सभी पहलुओं का निर्माण करती है और ठीक करती है। ये सामूहिक समस्याओं और अनेक संकल्पों के विकास का मूल बिंदु है। मतलब राजनीति में जो सामूहिक समस्याएं होती हैं, जो संकल्प होते हैं, उनका विकास किया जाता है, जो समस्या होती है उनको दूर किया जाता है और राजनीति इसका मूल बिंदु है, ये बताया गया है। अब इसका फर्स्ट पॉइंट है, राजनीति को सटीक परिभाषित करना कठिन है। मतलब राजनीति की कोई एक परिभाषा देना बहुत कठिन है, जो हमने फर्स्ट वीडियो में भी देखा था, अगर आपको याद हो तो इसके बारे में हमने पढ़ा था। राजनीति की परिभाषा, जो फर्स्ट है राजनीति की परिभाषा, इसके बारे में बताया गया है। राजनीति एक ऐसी विषय वस्तु या समाधान की समस्या है जो सभी प्रकार की सामाजिक समस्याओं को सहज रूप में परिभाषित करने का प्रयास करती है। मतलब जो समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, सभी तरह की सामाजिक समस्याएं हैं और समाधान है, उनके जो सल्यूशन है वो ढूंढने का काम करती है राजनीति। यदि हम राजनीति के संक्षेपण तथा गतिविधि की बात करें तो ये एक प्रकार से समाज में लोगों के बीच के संबंधों को स्थापित करने का प्रयास करती है। मतलब जो समाज में लोग रहते हैं उनके बीच संबंधों को स्थापित करने का काम कौन करता है? राजनीति करती है। राजनीति की एक ऐसी गतिविधि, एक ऐसी एक्टिविटी है, यानी राजनीतिक समस्याओं के बीच के संबंधों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वही है जो मैंने अभी ऊपर बताया। इस परिभाषा से कई महत्वपूर्ण बिंदु सामने आते हैं। ये परिभाषा बहुत इम्पोर्टेंट है और ये परिभाषा ही दे रखी है राजनीति की। सेकंड पॉइंट है इसका, राजनीति की प्रकृति। राजनीति की प्रकृति किस तरह की है? तो राजनीति एक सामूहिक गतिविधि है जो पूरे समूह द्वारा संचालित की जाती है, जिसमें वे लोग होते हैं जो आम सदस्यता स्वीकार करते हैं। मतलब राजनीति में आम लोग होते हैं, सबको पता है। आम लोग ही, मतलब जो लोग होते हैं उनको चुनते हैं, आम लोग नेता बनते हैं और फिर आम जनता ही एक नेता चुनती है सरकार बनाने के लिए, तो ये सबको पता है। इस प्रकार रॉबिन्सन क्रूसो राजनीति का हमेशा प्रयोग नहीं कर सकते थे। रॉबिन्सन क्रूसो एक विचारक हैं, तो उन्होंने बताया कि वो राजनीति का हमेशा प्रयोग नहीं कर सकते थे। राजनीति में कई प्रकार के विचारों की विविधता को शामिल किया जाता है, यानी इसमें केवल एक ही प्रकार के विचार, मतों, सुझावों को शामिल नहीं किया जाता, बल्कि इसमें समाज के सभी प्रकार के सुझावों, मतों, विविधताओं तथा विचारधाराओं व अवधारणाओं को भी शामिल किया जा सकता है। ये रॉबिन्सन क्रूसो ने बताया कि
राजनीति में हम किसी एक के विचारों को शामिल नहीं कर सकते। राजनीति में सभी के विचारों को, मतों को और सुझावों को सबको शामिल किया जाता है, तभी राजनीति होती है। अगर कोई एक ही अपने विचारों को शामिल कर लेगा तो वो राजनीति नहीं होगी, वो तो किसी तरह से कब्जा कर लेना हो जाएगा, किसी राज्य पर कब्जा कर लेना, उसको अपना उपनिवेश बना लेना, या फिर अधिनायक तंत्र वो हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, अधिनायक तंत्र की स्थापना हो जाएगी। तो इसलिए राजनीति में सभी के विचारों को महत्व दिया जाता है, सभी के मतों को महत्व दिया जाता है। राजनीति में चर्चा, अनुनय, मतभेद होते हैं, जिसे हल करते हुए एक निर्णय पर पहुंचते हैं, इसलिए संचार राजनीति का केंद्र है। मतलब राजनीति में कई सारे मतभेद होते हैं, चर्चाएं होती हैं, जैसे आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा, संसद में लोग जो दूसरे दल होते हैं, विपक्षी दल होता है, वो मतभेद होते हैं उन लोगों में, वो लोग चर्चा करते हैं किसी बात पर, और जो न्यूज़ चैनल वाले हैं वो उनको दिखाते हैं। तो इसलिए जो संचार है वो राजनीति का केंद्र बिंदु है। मतभेद होते हैं और वो फिर एक दूसरे से चर्चा करके मतभेद करके चर्चा करके एक निर्णय पर पहुंचते हैं। अगर चर्चा ही नहीं होगी तो वो सब एक निर्णय पर कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे, अगर वो आपस में बातें नहीं करेंगे। तो इसलिए वो लोग बातें करते हैं, चर्चा करते हैं और फिर एक निर्णय पर पहुंचते हैं। और संचार इसमें बहुत महत्वपूर्ण काम करता है, ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि सरकारों के बीच, दलों के बीच, विपक्षी दलों के और जो दल सत्ता में है उसके बीच क्या चल रहा है, राजनीति में क्या हो रहा है। तो इसलिए संचार द्वारा सबको दिखाया जाता है न्यूज़ चैनल पर। राजनीतिक निर्णय सभी सदस्यों के लिए आधिकारिक नीति बनाते हैं और सभी को उस नीति का पालन करना होता है। राजनीतिक निर्णय सदस्यों को उन निर्णयों के लिए मजबूर करते हैं बल के द्वारा वो मजबूर करते हैं जब उन निर्णयों की सबसे ज्यादा जरूरत है। यदि हिंसा से निर्णय पूरी तरह हो जाता है तो राजनीति यानी वाद विवाद चर्चा बहुत कम होती है। मतलब निर्णय जब हो जाता है तो उसमें विवाद नहीं होता है, वाद विवाद कम हो जाता है, चर्चा कम हो जाती है, बहुत कम हो जाता है और जल्द ही खत्म हो जाती है। मतलब वाद विवाद और चर्चा खत्म भी हो जाती है और कम होने के बाद जल्दी से खत्म भी हो जाता है। लेकिन ये नीति समाज के लिए खतरा है, क्योंकि ये सामूहिक निर्णय की प्रक्रिया को कम करता है। सामूहिक निर्णय की प्रक्रिया जो है उसको कम करती है ये नीति, तो इसलिए ये खतरा है। सरकारें जो होती है वो कानून बनाती है और कानून बनाने के बाद वो लोगों पर लागू करती है इसको। तो नीतियों को उनका पालन करना सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो लोग पालन नहीं करते उनके ऊपर ज़बरदस्ती करते हैं, लोग मजबूर करते हैं उनको पालन करने के लिए, तो इसलिए ये खतरा माना गया है। राजनीति समाज के सभी लोगों के मेलजोल से होती है। राजनीति समाज के सभी लोगों के मेलजोल से होती है। हम ऐसे समाज में रहते हैं जिसमें सामूहिक निर्णयों तक पहुंचना, संसाधनों को साझा करना, अन्य समूहों से संबंधित भविष्य के लिए योजना बनाना शामिल है। एक परिवार छुट्टी मनाने की, एक देश युद्ध करने या ना करने की तथा दुनिया प्रदूषण को सीमित करने की मांग कर रही है। ये ऐसे समूह हैं जो निर्णय लेने के साथ साथ सदस्यों को भी प्रभावित भी करते हैं। अतः सामाजिक प्राणी के रूप में राजनीति हमारे भाग्य का हिस्सा है। हमारे पास हमेशा काम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता। मतलब हम हमेशा काम करते हैं, हमारे पास इसके अलावा कोई काम नहीं रहता और इसीलिए राजनीति सामाजिक प्राणी के रूप में मानी जाती है। हमें हर तरह से राजनीति की जरूरत होती है, जैसे साधनों को साझा करना, निर्णयों तक पहुंचना, सामूहिक निर्णयों तक पहुंचना, अन्य समूहों से संबंधित भविष्य के लिए योजनाएं बनाना। तो इन सभी कामों के लिए हमें राजनीति की जरूरत होती है। अब इसकी थर्ड पॉइंट है इसका, राजनीति मानव स्थिति की एक अपरिहार्य विशेषता है। राजनीति शब्द को लोग ज्यादातर बुराई के रूप में देखते हैं, उसे बुरा मानते हैं। वही है, राजनीति शब्द को लोग बुराई के रूप में देखते हैं, मतलब बुरा मानते हैं उसको। नेता जो होते हैं अगर भलाई के काम नहीं करते तो इसलिए उनको बुरा माना जाता है। तो इसलिए राजनीति को भी ऐसा माना जाता है कि राजनीति में नेता बहुत चालाक होते हैं, वो बहुत चालाकी से काम करते हैं, जनता की भलाई की आड़ में वो अपना पेट भरते हैं। तो इसलिए राजनीति को बुरा माना जाता है और लोग उसे बुरा मानते हैं, बुराई के रूप में ही देखते हैं राजनीति शब्द को।
राजनीति मानव स्थिति की एक अपरिहार्य विशेषता है, यानी ऐसी विशेषता जिसमें लोग सार्वजनिक हित की आड़ में अपने निजी लाभ की खोज करते हैं। अब ये बताया गया कि मानवों की मतलब मनुष्य की विशेषता भी है इसमें। मनुष्य भी ऐसा ही करते हैं कि वो अपने सार्वजनिक हित की आड़ में अपने हितों के बारे में पहले सोचते हैं, और राजनीति में भी ऐसा ही होता है। जो सरकार होती है वो सबके हितों को तो बताते हैं कि हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, लेकिन वो पहले अपना लाभ करती है, अपने बारे में सोचते हैं और अपना पेट भर लेते हैं। फिर बाद में वो दूसरों के बारे में सोचते हैं, बाद में जनता के बारे में सोचते हैं। अरस्तू के अनुसार राजनीति मनुष्य की आवश्यक गतिविधि है जो हमें अन्य प्राणियों से अलग करती है। मतलब दूसरे प्राणियों से राजनीति एक आवश्यक गतिविधि है, एक आवश्यक एक्टिविटी है इंसानों की, जो दूसरे प्राणियों से मनुष्य को अलग करती है। अरस्तू ने कहा मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक पशु है। उन्होंने ये भी कहा अपने वास्तविक स्वरूप अच्छे रूप में तभी व्यक्त कर पाता है जब वह राजनीतिक समुदायों में हिस्सा और तर्क भी करे। अतः हम कह सकते हैं कि राजनीति में जनता की पसंद शामिल होती है। मतलब वो बताया उन्होंने कि अगर कोई व्यक्ति राजनीति में हिस्सा तभी ले पाता है जब वो तर्क देता है, राजनीति में हिस्सा लेता है, तो तभी वो वास्तविक राजनीति हो पाती है। अब इसका 5th क्वेश्चन है रॉल्फ मिलीबैंड के राज्य संबंधी विचार। रॉल्फ मिलीबैंड के किस तरह के विचार थे राज्य के बारे में, तो ये बताया गया। तो रॉल्फ मिलीबैंड की एक बुक है जिसके बारे में उन्होंने राज्य के बारे में बताया। उनकी बुक का नाम है द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी में राज्य के बारे में बताया है रॉल्फ मिलीबैंड ने। रॉल्फ कहते हैं कि कई तत्व हैं जो राज्य के निर्माण में काम करते हैं। तो वही है, पहला है सरकार। पहला जो तत्व है वो सरकार है। सरकार राजतंत्र का एकमात्र तत्व नहीं है। प्रशासनिक तत्व के बारे में उन्होंने बताया सिविल सेवा या नौकरशाही है। जो प्रशासनिक तत्व में आते हैं वो सिविल सेवा में जो लोग होते हैं वो होते हैं नौकरशाही होते हैं। प्रशासनिक कार्यपालिका उदारवादी लोकतंत्र में देखने को मिलते हैं, और इसमें जो लोग नौकरशाही होते हैं उनका काम बने हुए कानून को लागू करना होता है। जो नौकरशाही लोग होते हैं वो जो कानून बन जाते हैं उनको लागू करते हैं। नौकरशाही अपना अधिकार हो सकता है और अपनी शक्ति की निपटान कर सकता है। नौकरशाही जो लोग होते हैं वो अपना अधिकारों के लिए अपनी शक्ति का निपटान कर सकते हैं। तीसरे तत्व में सैनिक, पुलिस, राज्य के आदेश अनुसरण या दमनकारी शस्त्र आते हैं। जो उनके तत्व हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। तो पहले तत्व में सरकार आती है, दूसरे तत्व में प्रशासनिक तत्व आता है, तीसरा प्रशासन आता है तीसरे में, और दूसरे में प्रशासन आता है, तीसरे में सैनिक, पुलिस, राज्य का आदेश अनुसरण, अनुरक्षण या दमनकारी शस्त्र इसमें आते हैं तीसरे तत्व में। अब चौथे तत्व में आती है न्यायपालिका तत्व। न्यायपालिका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि वो न्याय करती है। ये दूसरे सभी तत्वों से स्वतंत्र होती है और ये संवैधानिक प्रणाली है। ये किसी भी प्रकार से सरकार पर निर्भर नहीं होती। ये अपना फैसला संविधान के अनुसार लेती है। मतलब जो ये तो आपको पता ही होगा सबके बारे में, कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, न्यायपालिका के बारे में। वो अपना फैसला किसी के भी दबाव में आकर नहीं करती, निर्भर होकर सरकार पर निर्भर नहीं होती, आत्मनिर्भर होती है ये, और संविधान के अनुसार फैसला करती है। पांचवा तत्व उपकेंद्र या स्थानीय सरकार है। स्थानीय सरकार में पंचायती राज, मुखिया राज, सरपंच आदि कुछ संघीय प्रणालियों में इस सरकार को केंद्र से ज्यादा स्वतंत्रता प्राप्त होती है जो अपने क्षेत्र को नियंत्रित करती है। मतलब कुछ प्रणालियों में जो मुखिया सरकार, सरपंच या फिर पंचायती राज होते हैं उनको ज्यादा शक्तियां प्राप्त होती हैं केंद्र सरकार से। यानी यहाँ केंद्र सरकार स्थानीय सरकार में हस्तक्षेप संवैधानिक मुद्दों के लिए ही कर सकती है। मतलब जो केंद्र सरकार, जो ऐसे इलाके, संघीय जो देश होते हैं, संघीय राज्य जो होते हैं, वहाँ पर जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों में जब ही हस्तक्षेप कर सकती है जब संवैधानिक मुद्दों की बात हो। छठा तत्व है प्रतिनिधित्व। विधानसभाओं और ब्रिटिश प्रणालियों में संसद को एक सूची में जोड़ सकता है।
वे प्रतिनिधित्व सभा में अपनी स्पष्ट भूमिका निभाते हैं। बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें कि आपको वीडियो कैसी लगी।